नमस्कार, मैं धर्मराज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मौर्य वंश की श्रृंखला चल रही है, प्राचीन इतिहास भारत में पढ़ा रहा हूं। ठीक, 5 वीडियो मैंने बना दिए और ये छठा वीडियो है। ठीक है, आज मैं अशोक के बारे में बात करूंगा। इसके पहले की जो भी वीडियो बनाए गए हैं, जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है, उसको जाकर देखें। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते रहे। इतिहास के साधन, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभिक शासकों में, मौर्य वंश के प्रारंभिक शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में मैंने बात उन वीडियोस में कर ली है। अब आज इस छठे वीडियो में मैं अशोक के बारे में बात करूंगा, जो कि एक महान सम्राट थे भारतीय इतिहास के पन्नों में। कुछ कमी रह गई थी बिंदुसार के वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये नाम नहीं बताया था कि मेगास्थनीज के स्थान पर जो राजदूत भेजा गया था सीरिया नरेस एंटियोकस के द्वारा मौर्य दरबार में, उसका नाम था डायमेकस। तो यदि आप उसका नोट्स बना रहे हैं, इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे वीडियो का, आप इस सीरीज का आप वो बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इसको जोड़ लीजिएगा। ये सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि बिंदुसार के समय में कौन सा राजदूत, या उस राजदूत का नाम बताइए जो बिंदुसार के समय में आया था। तो आज हम बात करेंगे अशोक सम्राट के बारे में। ये जो आप प्रियदर्शी देख रहे हैं, ये अशोक के लेखों में, उसके शिलालेखों में, उसकी टाइटल है, उसकी टाइटल आप कह सकते हैं, उसकी उपाधि। शिलालेख एक प्रकार से, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये पुस्तक में जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये एक प्रकार का शिलालेख है। ठीक है, पत्थर पे उकेरे गए कुछ शब्द, कुछ वाक्य। ठीक, उसी प्रकार से अशोक के समय में बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण किया गया था, या उनको उकेरा गया था धर्म के प्रचार के लिए, शासनादेश के लिए, या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु स्तंभ लेख जो है अशोक ने उत्कीर्ण करवाए थे, या स्थापित करवाए थे, या उसको बनवाए थे। तो अशोक के स्तंभों पर प्रियदर्शी, उसका टाइटल हमें मिलता है। उस समय पाली प्राकृत भाषा चलती थी, आम जन की भाषा थी। संस्कृत जो है वो इंटेलेक्चुअल लोगों की भाषा होती थी। ब्राह्मी लिपि होती थी, खरोष्टी लिपि होती थी। जैसे कि ये मैंने जो लिखा हुआ है, जो ये सब, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि होती थी। अब ये जो आपको लिपि दिखाई पड़ रही है, ये देवनागरी लिपि नहीं है, ये ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो अशोक के समय में ब्राह्मी, खरोष्टी आदि लिपियों में, आर्माइक लिपि में जो है वो शिलालेख, लेख लिखे गए थे, उत्कीर्ण करवाए गए थे, क्योंकि 2500 साल पुरानी बातें हो रही हैं। उस समय तक हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि का जो है प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको भारतीय प्राचीन लिपियों और भारतीय प्राचीन भाषाओं के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक, बताने का प्रयास करूंगा, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा उसको। तो अशोक का जो है वो समय रहा 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के 273 वर्ष पहले जो है अशोक सम्राट जो है वो मगध की गद्दी पर बैठे थे, और 236 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। अशोक बिंदुसार के योग पुत्र थे। हालांकि बिंदुसार ने सुसीम को चुना था राज सिंहासन देने के लिए, परंतु अशोक ने जो है उत्तराधिकार के युद्ध में अपने आप को साबित किया, अपने आप को उस योग्य बनाया,
और सुसीम से गद्दी छीन ली। तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक। अब यहां पर हम थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन के बारे में, अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, शिलालेख बहुत मिले हैं, अशोक के शिलालेख काफी मिले हैं, परंतु जब उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करनी होती है तो हमको बौद्ध साक्ष्यों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, जिसमें दिव्यावदान और सिंहली साहित्यों के ऊपर हमको निर्भर होना पड़ता है। जिन लोगों ने इतिहास के साधन का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बौद्ध और सिंहली परंपराओं के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही वो साधन है जिससे हम हजारों हजार साल पुराने व्यक्तियों के बारे में या वहां की घटनाओं के बारे में, उस समय की घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उनका इतिहास जो है पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम प्रारंभिक जीवन अशोक का देखेंगे तो उसके लिए जो भी हमारे पास आधार है, जो साक्ष्य है, वो बौद्ध साक्ष्य रहेंगे मुख्यतः। उसमें दिव्यावदान और सिंहली अनुसूतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें महावंश, दीपवंश, महाबोधि वंश, ऐसे जो साहित्य है उनसे जो है अशोक के बारे में हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। तो दिव्यावदान के अनुसार अशोक जो है वो देवी से शादी करता है, वो तो बात अलग है। यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो उसकी मां के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिव्यावदान के अनुसार हमें पता चलता है कि जो अशोक की माता थी वो सुभद्रांगी थी, जो कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा नगरी के एक ब्राह्मण की पुत्री थी सुभद्रांगी, उसी से अशोक का जन्म हुआ था। दक्षिणी परंपरा में यानी कि सिंहली अनुश्रुतियों में अशोक की मां को धर्मा कहा गया है, जो कि प्रधान रानी थी। तो इससे क्या पता चलता है कि बिंदुसार की जो प्रधान रानी थी वो धर्मा थी या सुभद्रांगी थी, जो कि अशोक की माता थी। ठीक। अशोक की माता एक ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई स्त्री थी। तो ये आपको जानकारी मिली दिव्यावदान और सिंहली अनुसूतियों से। अब क्या जानते हैं? अशोक बिंदुसार के शासन काल में अवंती का उपराजा था। मैंने बताया है आपको कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसमें जो प्रशासनिक इकाइयों के तौर पर जब मौर्य साम्राज्य को बांटा गया तो कई प्रांतों में बांट दिया गया, और उसी में एक प्रांत था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तो उस प्रांत को संभालने के लिए बिंदुसार के समय में अशोक को अवंती का राज्यपाल या उपराजा बनाया गया था। तो ये हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी माता सुभद्रांगी थी, वो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई थी, उसी से अशोक का जन्म हुआ था, और उसके पिता के शासन काल में अशोक जो है वो उपराजा था। कहाँ का? अवंती का। फिर इधर इस पॉइंट पे आते हैं। सिंहली परंपरा अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह कर लिया। अब उसकी पत्नी के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। हम जानते हैं कि अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था और उसकी राजधानी थी उज्जैनी। तो अक्सर पाटलिपुत्र या किसी अन्य क्षेत्र पे वो भ्रमण के लिए या फिर किसी राजकार्य के लिए जाता रहा होगा, तो वहां से फिर पुनः जो है उज्जैनी जरूर लौटता होगा। तो सिंहली परंपरा अनुसार यह बताया गया है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक जो है विदिशा में जाकर रुका। ये विदिशा आप यदि गूगल करेंगे तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ेगा आपको ये विदिशा। तो वहां पर जाकर रुका, विदिशा में जाकर रुका, और एक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब एक व्यापारी या व्यापार मंडल का जो है प्रमुख,
ठीक है, उसकी पुत्री देवी से अशोक ने विवाह कर लिया। बेसिकली ये वैश्य जाति की थी, कौन? देवी। ठीक है, व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति थे श्रेष्ठी, तो ठीक है, उन्हीं की पुत्री थी देवी। देवी को कहा गया है कि ये साकी क्षत्रिय कुल का, इनका जो है जन्म वहां के हुआ था, मतलब कि साकी कुल की ये थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो क्षत्रिय लोग थे वो वैश्यों का भी कार्य कर रहे थे उस समय, तो कोई गलत बात नहीं थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं थी कि अगर कोई क्षत्रिय जो है वैश्य कार्य कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कि यहाँ पर वो सृष्टि यानी कि एक व्यापारी की पुत्री बताई गई है, जबकि अन्य स्थानों पर उनको कहा गया है कि देवी को शाक्य क्षत्रिय कुल का बताया गया है। यानी कि दूसरे किसी ग्रंथ में या इन्हीं साहित्यों में एक जगह पर सृष्टि की पुत्री बताया गया है, तो एक जगह पर जो है शाक्य क्षत्रिय कुल का बताया गया। किसको? देवी को। महाबोधि वंश में विदेश महादेवी, वैदिश महादेवी नाम इसका मिलता है, देवी का। ठीक, इसी को अशोक की पहली पत्नी भी कहा गया है। देवी से अशोक को दो संतानें हुई थी, पुत्र नहीं, दो संतानें हुई थी, जिनमें से एक पुत्र महेंद्र थे और एक पुत्री थी संघमित्रा। यही महेंद्र और संघमित्रा बाद में सिंघल देश जाएंगे, यानी श्रीलंका जाएंगे, बौद्ध धर्म या अशोक के धर्म प्रचार के लिए। ठीक, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी तो हम प्रारंभिक जीवन अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद दिव्यावदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है। ठीक, एक पत्नी का नाम देवी हो गया, जिनको विदेश महादेवी भी कहा जा रहा है। उनसे जो है दो संतान उत्पन्न हुए थे, एक महेंद्र और एक संघमित्रा। फिर इसके बाद दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक की एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम था तिष्यरक्षिता, और अशोक के लेखों से पता चलता है कि उनकी एक और पत्नी थी करुवाकी, जो कि अशोक के लेखों में एकमात्र ऐसी रानी है जिनका उल्लेख हुआ है अशोक के लेखों में, और ये एकदम 100% प्रमाणिक है कि ये अशोक की पत्नी है, क्योंकि ये पुरातात्विक साक्ष्य है। मैंने बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य में यदि नष्ट भ्रष्ट न किया जाए तो उसकी जो प्रामाणिकता है वो बची रहती है, और इन साहित्यों में उतनी प्रामाणिकता नहीं रहती। ठीक, 100% इनको प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि अशोक की कई पत्नियां भी थी। ठीक, और अशोक श्रेष्ठी की पुत्री से क्यों विवाह कर रहा होगा? संभव है कि उसके दिमाग में बहुत सारी खुराफात चल रहे होंगे कि अर्थ से जो है, अर्थ की दृष्टि से यदि हम मजबूत रहेंगे तो कल को हम तख्ता पलट भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसा जरूरी है। राजा महाराजाओं को भी उस समय, जैसे आज के अंबानी अडानी हैं, उसी प्रकार से उस समय के ये श्रेष्ठी लोग भी होते थे जो पैसे दिया करते थे राज सिंहासन को बचाने के लिए, या फिर राज दरबार में अपने व्यक्तियों को बैठाने के लिए। भाई खरीद फरोख्त उस समय भी चलता था, हालांकि उस समय राजतंत्र था, वो बात अलग है, लेकिन पैसे की आवश्यकता आज के हजारों साल पहले के राजतंत्रों में भी होती थी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, श्रेष्ठी की पुत्री से आखिर उसने विवाह क्यों किया था? संभव है कि ये जो है बाद में जो है उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक का जो है बहुत भयंकर रूप से साथ देगा, क्योंकि ये प्रधान महेशी भी थी क्या, इनके अशोक की प्रधान महिषी भी थी। कौन? देवी। अब उनके भाइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दिव्यावदान में अशोक के भाई सुसीम तथा विगता अशोक नाम मिलते हैं। सिंघली परंपरा में इन्हीं दोनों भाइयों का नाम मिलता है सुमन
और तिस्य। ठीक है, ये दोनों वही हैं, एक ही हैं, लेकिन नाम अलग अलग दिया हुआ है, सुमन और तिस्य। ठीक, सुसीम और विगता अशोक नाम के दो भाइयों के बारे में बात हो रही है दिव्यावधान में। इसके अलावा अशोक के लेखों से यह भी पता चलता है कि अशोक के कई और भाई थे और उनके परिवार भी थे। सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। ठीक, ये सारी बातें आप जानेंगे उनके परिवार के बारे में। बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के वीडियो में मैंने बताया है आपको, बिंदुसार के लेक्चर में, कि बिंदुसार के समय में कई जगहों पर, मौर्य साम्राज्य के कई स्थानों पर कई बार विद्रोह होते ही रहे थे। उनमें तक्षशिला का विद्रोह बहुत ही फेमस था। यहाँ पर अशोक को भेजा गया था बिंदुसार के द्वारा, और अशोक ने क्या किया था, शांतिपूर्ण तरीके से इस विद्रोह को शांत कर दिया था, और इससे अशोक की बहुत प्रसिद्धि हुई थी, ख्याति फैली थी। ठीक, अशोक ने अपना एक लोहा मनवा दिया था वहां पर। फिर अशोक के अन्य नामों के बारे में मैं बात कर लूं। बौद्ध परंपरा में उसे चंड अशोक कहा गया है। चंड अशोक बौद्ध परंपरा में कहा गया है, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यहाँ पे नाम चंड अशोक क्यों? क्योंकि बौद्ध परंपरा जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो अपने धर्म का प्रचार करने में लगी हुई थी। उसमें बौद्ध धर्म अपने धर्म के प्रचार करने में लगा हुआ था। तो जो भी चंड अशोक जो है, बौद्ध साहित्य, जो भी बौद्ध साहित्य चंड अशोक कह रहा है अशोक को, वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब चंड अशोक सनातन धर्म का अनुयायी था या हिंदू धर्म का अनुयायी था, तो वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही क्रूर शासक था। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया तो बहुत ही सौम्य हो गया। ठीक है, इसके पहले वो बहुत ही क्रूर शासक था, निर्दयी था, इसीलिए उसको चंड अशोक के नाम से ये बौद्ध साहित्य बुलाते हैं। उसी जगह पर पुराण जो है अशोक वर्धन कहता है। अब अशोक वर्धन तो पुराण कहते हैं, लेकिन अशोक का मीनिंग क्या होता है? अशोक का मीनिंग होता है शोक रहित कर देना, जहां पर शोक ही ना रह जाए, मतलब दुख विहीन संसार। तो ये सारी बातें, तो अशोक के नाम में ही जो है बिना शोक के, बिना दुख के। हालांकि बौद्ध परंपरा यही कहती है कि चंड अशोक जो है बहुत ही दुर्दांत, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। संभव है कि अशोक निर्दयी हिंसक प्रवृत्ति का रहा होगा, क्योंकि वो शांत व्यक्ति तो था नहीं, मैं इतना तो कह सकता हूं। क्योंकि जब उसके पिता ने, बिंदुसार ने सुसीम को राज सिंहासन दे दिया था, तो इसको क्या पड़ी हुई थी? यदि ये सीधा होता तो अपने अवंती राज्य से ही खुश रहता, वहीं के उपराजा बना रहता। लेकिन इसके खुराफाती दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि मैं किस तरीके से जो है ये राज सत्ता को मैं हथिया लूं। ठीक है, आगे मैं बात अभी करूंगा किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूं अशोक के नाम के बारे में। अशोक का आपने एक नाम जाना, चंड अशोक। पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहते हैं। अशोक के लेखों में उसको देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदसी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक, ये उसका टाइटल था। उसने राजा की भी उपाधि ले रखी हुई थी। ठीक, अब यहां पर मैं एक बात बता दूं कि देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदसी टाइटल के कारण इतिहासकारों को बहुत ही परेशानी जो है झेलनी पड़ी, क्योंकि इतिहासकार को ये पता ही नहीं था कि ये कौन सा राजा है जो इतना जो है विशाल साम्राज्य में अपना जो है क्षेत्र फैला के बैठा हुआ है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। बाद में इतिहासकारों ने इस देवानाम प्रियदसी को एक सिंहली देश के राजा से इसको जोड़ दिया। तो बहुत दिनों तक तो सिंघल देश का वह राजा जो है देवानाम प्रियदसी बना रहा। ठीक है,
इतना महान शासक बना रहा। बाद में जब मास्की गुर्जरा के जब लेख प्राप्त हुए, उसमें अशोक नाम मिला, जो वास्तविक नाम था अशोक का, तब इतिहासकारों ने समझा कि ये जो देवानाम पिये और देवानाम पियदसी जो टाइटल है, वो इस राजा का जो है टाइटल है। इसने ये सारे स्तंभ लेख, लघु लेख, शिलालेख जो है खुदवा के स्थापित करवाए। ठीक है, नहीं तो वो सिंघली देश का जो राजा था, वही फोकट में जो है सारे जो है उपाधियां लेकर जा रहा था, सारे जो है चर्चाओं का वो विषय बना हुआ था। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो नाम के बारे में बात हो गई। नाम में भी बहुत सारे वो सारी चीजें छिपी पड़ी हुई हैं, संशय और क्या कहते हैं रहस्य छिपे पड़े हुए थे। इतिहासकार बहुत दिनों तक परेशान रहे कि ये देवानाम पियदसी नाम का कौन सा शासक है जो इतने बड़े क्षेत्र में शासन कर रहा था और धर्म प्रचार कर रहा था। बाद में जब मास्की और गुर्जरा का जो ये लेख है ये मिला, और उसमें अशोक का वास्तविक नाम खुदा उनको मिला, उकेरा हुआ मिला, तब ये सारी दुविधाएं, ये समस्याएं जो है खुद ब खुद सॉल्व हो गई। अब हम जो है उत्तराधिकार के बारे में बात करेंगे। उत्तराधिकार, यहां पर यदि आप औरंगजेब को जानते हो, औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ा हो, तो उसने भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था अपने बड़े भाइयों से। ठीक, यहां पर भी अशोक अपने बड़े भाई से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा है। हालांकि औरंगजेब ने अपने पिता को भी मृत्यु के